नमस्कार, आपके साथ मैं नेहा आनंद लेकर हाजिर हूं खबर 40। एक ऐसा बुलेटिन जहां एक ही जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें, वो भी फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार जगत की खबरों के साथ, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी बातें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर 40। हफ्ते के एक्सपायरी के दिन बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। आज सेंसेक्स निफ्टी दोनों ही रिकॉर्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी ने 13 दिन बाद पुराने हाई 15,915 को पार किया, 15,952 का ऑल टाइम बनाया, जबकि सेंसेक्स की बात करें तो 53,000 का जो स्तर है वो पार कर लिया। तेजड़ियों की खरीदारी से बाजार अधिकांश समय ऊपरी लेवल पर बने रहने में कामयाब रहे। दोपहर बाद के सत्र में बाजार एक सीमित दायरे में रहे। टेक कंपनियां, रियल एस्टेट, सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 255 अंकों की बढ़त के साथ 53,159 के स्तर पर बंद हुआ, तो निफ्टी 70 अंकों की मजबूती लेकर 15,924 के स्तर पर बंद हुआ है। बाजार को आज एचसीएल टेक, एल&टी, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, विप्रो, हिंडाल्को जैसे शेयरों में खरीदारी का सहारा मिला। लार्ज कैप के अलावा छोटे मझोले शेयरों में भी जमकर खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स 27,770 अंक, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 10,364 के हाई को पार कर गया। मिड कैप इंडेक्स आधा % और स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन 1% की उछाल के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स में इस साल 11.5% की मजबूती आई है, जबकि एक साल में इसने 47% से अधिक का रिटर्न दिया है। निफ्टी ने जनवरी से अब तक 14% का रिटर्न कमा के दिया है। बाजार पर दबाव बनाने वाले आज शेयरों में ओएनजीसी, एमएनएम, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल और आयशा मोटर्स शामिल रहे। दिग्गज आईटी कंपनी विप्रो का अप्रैल से जून तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 3240 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से बेहतर है। जी बिजनेस ने 2700 करोड़ के मुनाफे का अनुमान लगाया था। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 18,250 करोड़ रुपए आई है। पहली तिमाही में कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन हालांकि घटकर 18.8% पर पहुंच गई है। जनवरी से मार्च तिमाही में ऑपरेटिंग मार्जिन 21% रही थी। कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में जून तिमाही के दौरान 129 नए कस्टमर्स जोड़े। कंपनी ने कहा है कि वो जुलाई से सितंबर के दौरान 6,000 आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब देगी। जोमेटो के आईपीओ को निवेशकों का जबरदस्त प्यार मिला है। कंपनी का इशू दूसरे दिन तकरीबन 5 गुना बढ़ चुका है। कल पहले दिन के शुरुआती घंटे में ही रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व हिस्सा 100% भर गया था। जोमेटो ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व किया था। निवेशक इसमें कल यानी कि 16 जुलाई तक पैसा लगा सकते हैं। कंपनी ने प्रति शेयर 72 से 76 रुपए प्राइस बैंड तय किया है। एक लॉट में 195 शेयर है, यानी कि एक लॉट की बोली लगाने के लिए 14,820 रुपए निवेश करने होंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले निवेशकों को ही लंबी अवधि के लिए छोटा निवेश करने की सलाह दी है। आरबीआई की ओर से मास्टर कार्ड पर रोक लगाने के बाद आरबीएल बैंक ने वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करने का ऐलान कर दिया है। आरबीएल बैंक का कहना है कि इसके लिए उसने वीजा वर्ल्ड वाइड के साथ करार किया है। बैंक के मुताबिक इसमें 8 से 10 हफ्ते लगने की उम्मीद है। वीजा कार्ड की मदद से आप किसी भी विदेश में पैसा भेजने से लेकर बैंक के एटीएम से रुपए निकाल सकेंगे, साथ ही दुकान पर भुगतान और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकेंगे। आपको बता दें कि आरबीआई ने कल ही मास्टर कार्ड पर 22 जुलाई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। शेयर बाजार में देश के सबसे बड़े निवेशक राकेश झुनझुनवाला और 9 दूसरे लोगों के साथ एप्टेक शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में सेबी के साथ सेटलमेंट किया है। इसके तहत इन लोगों ने सेटलमेंट चार्ज के रूप में 37 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। इसमें राकेश झुनझुनवाला ने सबसे ज्यादा 18 करोड़ 48 लाख, जबकि उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने 3 करोड़ 19 लाख रुपए का सेटलमेंट चार्ज भरा है। एप्टेक में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला 5 साल पुराना है। एप्टेक में झुनझुनवाला और उनके परिवार की तकरीबन 49% हिस्सेदारी है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आज फिर से बढ़ी हैं। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 35 पैसे महंगा होकर 107 रुपए 54 पैसे पर बिक रहा है। वहीं डीजल भी 15 पैसे महंगा होकर 97 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर का बिक रहा है। आज की बढ़ोतरी के बाद देश में ज्यादातर शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर हैं। मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो डीजल की कीमत 8 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। 1 अप्रैल को दिल्ली में डीजल 80 रुपए 87 पैसे का बिक रहा था, जो आज 89 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 56 पैसे से बढ़कर 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मतलब 3.5 महीने में पेट्रोल 10 रुपए 63 पैसे महंगा हो चुका है। साल की पहली छमाही में एनसीआर में घरों की बिक्री में 111% की बढ़ोतरी हुई है। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जनवरी से जून के बीच 11,400
74 यूनिट की बिक्री हुई है, जबकि 2020 में इसी दौरान 5,446 घरों की बिक्री देखने को मिली। इसके साथ ही नए घरों के लॉन्च में 107% का इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 की पहली छमाही में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के घरों की बिक्री का वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहा है। इसी दौरान कुल घरों की बिक्री की हिस्सेदारी 28% से बढ़कर 39% हो गई है। एनसीआर में 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घरों की बिक्री 41% से घटकर 36% हो गई है। अपने अलग अंदाज को लेकर ट्वीट करने वाली मुंबई पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर निवेशकों को आगाह किया है। मुंबई पुलिस ने क्रिप्टो में बिना किसी रिसर्च के निवेश नहीं करने की सलाह दी है। मुंबई पुलिस ने इसे साइबर सेफ्टी हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इसमें मुंबई पुलिस के लोगों के साथ एक बिटकॉइन का ग्राफ है, जिसमें बिटकॉइन के भाव के ऊपर जाने और नीचे आने के रूप में दिखाया गया है। साथ ही कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी में किसी के बहकावे में आकर या बिना किसी रिसर्च के निवेश करने से आपके जीवन की बचत खत्म हो सकती है। आपके निवेश से पहले आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में हर कदम को जानना जरूरी है। मर्सिडीज बेंज ने भारत में अपनी 2 लग्जरी कार्स AMG E63S और E53 को लॉन्च कर दिया है। E53 4मैटिक की शुरुआती कीमत 1 करोड़ 2 लाख रुपए है, जबकि E63S 4मैटिक की शुरुआती कीमत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है। लॉन्च के साथ ही कंपनी ने इनकी बुकिंग शुरू कर दी है। दोनों कारें बाहर से जितनी स्पोर्टी हैं, अंदर से उतनी ही शानदार और फीचर से लेस हैं। इन कारों में वो सभी फीचर्स दिए गए हैं जो एक परफॉर्मेंस सेडान में होने चाहिए। AMG E53 में 3.0 लीटर का 6 सिलेंडर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन लगा हुआ है। इसकी टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है। AMG E63S की अगर बात करें तो इसमें ज्यादा पावरफुल 4.0 लीटर टर्बाइन टर्बो V8 इंजन लगाया गया है। कोरोना काल में 8 महीने बाद अपनी संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां तकरीबन 1500 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है, जिसमें बहुचर्चित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शामिल है। इन योजनाओं में हर एक सेक्टर का ध्यान रखा गया है। हेल्थ सेक्टर को मजबूती देने के मकसद से BHU अस्पताल में 100 बेड वाले MCH विंग का उद्घाटन किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फेरी सर्विस की शुरुआत हुई है। शिक्षा पर पीएम मोदी हमेशा से खास जोर देते रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के लिए 54.26 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शहर से गांव को जोड़ने वाले कई प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी ने कोरोना काल के दौरान योगी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग कराने वाला राज्य है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य भी है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को यूपी ने बहुत अच्छी तरह से संभाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के शासन में काशी ने देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। नई काशी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। ये स्मार्ट काशी देश दुनिया के लिए एक मॉडल बन गई है। पीएम मोदी का विजन और प्रेरणा लोगों को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में पिछले 7 सालों में के दौरान 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जबकि लगभग 10,284 करोड़ की योजनाओं पर काम जारी है।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में बड़े फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है। खबर है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इसके बाद बड़े फेरबदल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन अगस्त महीने में हो सकता है। कमलनाथ की पैठ कांग्रेस के सभी तबकों में है। इसके तहत उनको एक्टिंग प्रेसिडेंट या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का कामकाज देख रही हैं। वहीं पार्टी में एक तबका काफी वक्त से चाहता है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद को फिर से संभालें। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही कलह पर कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। रावत का कहना है कि पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। रावत ने संकेत दिए हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उसके पहले कांग्रेस कैप्टन बनाम सिद्धू के विवाद को खत्म करना चाहती है और पार्टी को प्रदेश में दोबारा जिताने का फॉर्मूला भी ढूंढना चाहती है। पंजाब में आगामी चुनाव से पहले हर एक सियासी पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी पंजाब एसीसी मोर्चा के राजेश बागा ने बताया कि आज पंजाब में दलित परिवारों पर सरकार अत्याचार कर रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने एसीसी मोर्चा के सदस्यों ने आज अपनी मांगों को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का घेराव करना चाहा, लेकिन सीएम निवास तक पहुंचने से पहले ही चंडीगढ़ पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार सरकार बनाने वाली सीएम ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली आने वाली हैं। इस दौरान वो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात करेंगी। सूत्रों का कहना है कि इन बैठकों का एजेंडा 2024 में होने वाले आम चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी का ये पहला दिल्ली दौरा है। बीजेपी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम नेताओं के प्रचार में उतरने के बाद भी ममता बनर्जी की जीत को अहम माना जा रहा है। यही नहीं, इस जीत के बाद वो खुद को बीजेपी के खिलाफ 2024 में बनने वाली विपक्षी मोर्चे के एक बड़े चेहरे के तौर पर देख रही हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जरूर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 3 दिन बाद फिर बीते 24 घंटे में कोरोना के 41,000 से अधिक नए केसेस सामने निकल कर आए हैं और 581 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,32,000 के करीब है। साथ ही कोरोना से रिकवरी रेट लगातार 97% के ऊपर बनी हुई है। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट 2.15% पर है। देश में कोरोना रोकथाम के लिए चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में करीब 35 लाख लोगों का टीकाकरण किया गया है। वैक्सीनेशन के इस आंकड़े के साथ ही देश भर में अब तक कुल करीब 40 करोड़ टीकाकरण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना के हालात पर दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। 16 जुलाई की सुबह पहले पीएम मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे और फिर शाम को मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। पीएम तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीते मंगलवार को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया था। इस मौके पर उन्होंने कोविड-19 की तीसरी लहर से लड़ने के लिए टीकाकरण अभियान में लगातार तेजी लाते रहने की जरूरत पर बल दिया है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा आधार है। मोदी ने कहा कि बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी है। पीएम ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी की चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस की अहमियत को कई गुना बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। ओवैसी ने आज गाजियाबाद में अपनी पार्टी के नए ऑफिस का उद्घाटन किया, जिसके बाद वे हापुड़ भी गए, जहां पर एआईएमआईएम समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर कोरोना के नियमों की अनदेखी होती दिखी। सिर्फ यही नहीं, ओवैसी के स्वागत में बाइक रैली भी निकाली गई। कुछ उत्साही समर्थकों ने बाइक के जरिए ही सड़कों पर जमकर हुड़दंग भी मचाया और कोरोना प्रोटोकॉल को लगातार चुनौती देते रहे। इस सब पर ओवैसी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने बढ़ती महंगाई, पंचायत चुनाव में धांधली समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महंगाई, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली, बिगड़ी कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानून को निरस्त करने का विरोध किया। कोर्ट ने आज इस मामले पर सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल SG बोम्बतकरे की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। बिहार में बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर डाउन लाइन से छठे दिन भी परिचालन को बंद कर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। सीएम ने बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर का एरियल सर्वे किया। उत्तर प्रदेश के सभी निजी स्कूल अब सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि RTI के दायरे में होंगे और उन्हें अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी। राज्य सूचना आयोग के इस आदेश से निजी स्कूल के अभिभावकों को स्कूल से सूचना प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी राज्य सूचना आयुक्त प्रमोद कुमार तिवारी ने भी अपने आदेश में निजी स्कूलों में जनसूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल RTI अधिनियम के दायरे में होने चाहिए और ये काफी समय से बहस का विषय रहा है। बाहुबली फेम राजमौली ने RRR की मेकिंग का पहला वीडियो रिलीज कर दिया है। ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है जो ब्रिटिश शासन काल के दौर में लेकर जाएगी। फिल्म की मेकिंग से पता चलता है कि सेट पर उस दौर के विशाल भवनों को तैयार किया गया है, वहीं गांव के सेट भी लगाए गए हैं। ब्रिटिश फौज और हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच लड़ाई के दृश्य भी फिल्माए गए हैं। रामचरण और NTR पर कुछ हवाई एक्शन के बेहतरीन दृश्य फिल्म में देखने को मिलेंगे। मेकिंग वीडियो में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट के किरदारों की झलक दिखाई गई है। फैंस बड़ी बेसब्री से कारगिल हीरो विक्रम बत्रा के ऊपर बन रही फिल्म शेरशाह का इंतजार कर रहे थे और अब इसका टीजर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा कारगिल के शेर रहे विक्रम बत्रा के रोल में नजर आ रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेरशाह का टीजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें कारगिल युद्ध और विक्रम बत्रा की रियल लाइव फुटेज भी दिखाई गई है। विक्रम बत्रा उस वक्त का एक किस्सा बता रहे हैं जब आतंकियों ने उन्हें ऊपर चोटी से बैठकर चैलेंज किया था। शेरशाह को 12 अगस्त को Amazon प्राइम पर रिलीज किया जाएगा, जबकि इसका मुकाबला 13 अगस्त को अजय देवगन की बुज द प्राइड ऑफ इंडिया से होगा। करीना कपूर की किताब लॉन्च होने के 5 दिन के अंदर ही विवादों से घिर गई है। महाराष्ट्र के बीड़ शहर में अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने करीना सहित 2 लोगों पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक किताब के शीर्षक में बाइबल शब्द ने लोगों में असंतोष पैदा कर दिया है। करीना के अलावा इस किताब की दूसरी लेखिका अदिति शाह भीमजानी है और इसे जगरनॉट बुक्स ने प्रकाशित किया है। शिकायत दर्ज कराने वाले शिंदे ने कहा है कि किताब के शीर्षक में बाइबल शब्द ने ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। जानवी कपूर पिछले काफी समय से सुपरहिट मलयालम फिल्म हेलेन के हिंदी रीमेक को लेकर चर्चा में है। अब खबर आ रही है कि जानवी ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने के लिए कमर कस ली है। वे अगस्त से इस फिल्म की शूटिंग करने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक महिलाओं पर बेस्ड फिल्म हेलेन के हिंदी रीमेक की इंडोर शूटिंग अगस्त से शुरू होगी। इसके बाद फिल्म की आउटडोर शूटिंग होगी। इस फिल्म को जानवी के पिता बोनी कपूर जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। मनोज पाहवा इस फिल्म में जानवी के पिता की भूमिका निभा सकते हैं। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की है, जिसका आधिकारिक ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया। उनकी फिल्म निर्माण कंपनी का नाम आउटसाइडर्स फिल्म्स है। आउटसाइडर्स फिल्म्स के लिए तापसी ने प्रांजल खड़ड़िया के साथ हाथ मिलाया है, जो पिछले 2 दशक से कंटेंट और फिल्म निर्माण से जुड़े हुए हैं। प्रांजल इससे पहले सुपर 30, सूरमा, पीकू जैसी फिल्मों में प्रोडक्शन से जुड़े रहे हैं। उनकी पहली फिल्म होगी ब्लर, जिसे वो जी स्टूडियोज के साथ मिलकर बनाएंगे। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। इससे पहले भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने काउंटी चैंपियनशिप खेलने का फैसला लिया था। सरे की ओर से समरसेट के खिलाफ खेलते हुए पहली पारी में वे 1 विकेट ही ले पाए थे, पर दूसरी पारी में अश्विन ने वापसी करते हुए 6 विकेट झटके।
भारत के इंग्लैंड दौरे पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत समेत 2 खिलाड़ियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद बीसीसीआई की आंख खुली है। बोर्ड सचिव जय शाह ने टीम मैनेजमेंट को मेल कर कोरोना से सावधानी बरतने को कहा है। साथ ही पब्लिक प्लेस पर नहीं जाने के लिए भी कहा है। शाह का मैसेज टीम मैनेजमेंट को उस वक्त पहुंचा है जब इंग्लैंड में होने वाले लगभग सभी टूर्नामेंट खत्म हो चुके हैं। इसमें यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट और विंबलडन शामिल है। इंडियन प्लेयर्स इन सभी टूर्नामेंट्स में बिना मास्क के घूमते दिखे थे।